थक गए? हाँ, मुझे डायबिटीज है। मुझे भी है। ये लो मेघदूत मधुशून्य, मैं इसे पिछले 20 साल से यूज कर रहा हूँ। ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। अरे वाह। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बनाओ। कभी आप लोगों ने सोचा है कि धर्म और क्रांति का क्या रिश्ता हो सकता है? धर्म अगर परिवर्तनशील रहे तो अच्छा है। हमारे यहाँ कहा गया है धार्यति स धर्मा, जिसका जो कर्म है वो उसे निष्पादित करता रहे, यही धर्म है। और क्रांति इसके उलट। क्रांति चीज़ें बदलती है। हर धर्म शायद अपने शुरुआती रूप में, शुरुआती दौर में एक क्रांति रहा होगा। पहले के जो जड़ धर्म हैं या उन धर्मों पर जो जड़ मान्यताएं आ गई हैं, उनके खिलाफ एक बगावत की तरह। लेकिन कोई धर्म को क्रांति से जोड़ दे तो क्या? ईरान में ऐसा ही तो हुआ था। नाम दिया गया था इस्लामिक क्रांति। और उसी ईरान में अब हजारों नागरिकों को अपने जायज़ हक मांगने के लिए मारा जा रहा है। अब तक ईरान सब कुछ चुपचाप सह रहा था, लेकिन अब 3 नौजवानों को जब फांसी की सज़ा दी गई तो ईरान उबल पड़ा। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ और भविष्य में इसके मायने क्या होंगे, सब बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप लल्लन टॉप का ग्लोबल न्यूज़ बुलेटिन दुनियादारी देख रहे हैं। ये कहानी ईरान की है, जो फांसी की सज़ा देने में चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। यहाँ किसी भी बात पर सजाए मौत दी जा सकती है, दुश्मन देश के लिए जासूसी के इल्ज़ाम पर भी और शराब पीने पर भी, जैसे 55 बरस के मुर्तजा जमाली को सज़ा सुनाई गई। ये कहानी उस ईरान की है जहां बच्चों और नाबालिगों को भी डेथ पेनल्टी दे दी जाती है। 9 साल की लड़कियों को भी कानूनन सूली पर चढ़ाया जा सकता है। 2013 से अब तक ईरान में 22 बच्चों और नाबालिगों को फांसी की सज़ा मिली है। ये सज़ाएं किस तरह के आरोपों में मिली हैं, एक उदाहरण देके आपको समझाता हूँ। 17 साल की जैनब, उनका केस सुनिए। जैनब का पति अक्सर उसको मारता था, जुल्म करता था। एक दिन खुद को बचाने की कोशिश में जैनब के हाथों अपने पति का कत्ल हो गया। अदालत ने जैनब की कम उम्र या उसके साथ होने वाली घरेलू हिंसा या सेल्फ डिफेंस के तर्क को नहीं सुना, कोई रहमदिली नहीं दिखाई, हत्यारा बताकर फांसी पर चढ़ा दिया। जिस ईरान में फांसी इतनी आम है, वहाँ अब कुछ नया हुआ है। 3 युवाओं को सजाए मौत मिली, अभी इस पर तामील नहीं हुई और हंगामा मच गया। इतना कि सरकार द्वारा चुप करवाए जाने का आदी जो लोग थे, उन्होंने सोशल मीडिया पर बगावत कर दी। ट्विटर पर इन 3 युवाओं के समर्थन में 50 लाख से ज़्यादा ट्वीट हुए। आप कहेंगे तानाशाही सा सिस्टम है, ट्वीट से क्या असर पड़ेगा? हम कहेंगे दोबारा सोचिए। इस कैंपेन के चलते पब्लिक सेंटिमेंट्स के प्रति उदासीन सिस्टम को तीनों युवाओं की सज़ा मुलतवी करनी पड़ी। कौन है ये 3? आरोप क्या है और इनको बचाने के लिए लोग इतने हलकान क्यों हो रहे हैं? एक एक करके समझते हैं। इन तीनों के नाम हैं सईद तामजिदी, अमीर हुसैन मुरादी और मोहम्मद रजाबी। सईद और अमीर दोनों की उम्र है 26 बरस और रजाबी की उम्र 28 बरस। तीनों ईरान के हैं और तीनों पर आरोप हैं। क्या आरोप? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान से जंग छेड़ना, सरकार के विरोध में सार्वजनिक संपत्ति की तोड़फोड़ और आगजनी करना। इन आरोपों का बैकग्राउंड जुड़ा है नवंबर 2019 के एक सरकारी फैसले से। तब ईरान में 1 लीटर पेट्रोल मिलता था 6 रुपए का। सरकार ने इसकी कीमत बढ़ा दी, 9 रुपए कर दी, यानी 50% इंक्रीज। 9 रुपए की ये कीमत भी शुरुआती 60 लीटर तेल के लिए थी। अगर आपने 60 लीटर से ज़्यादा खर्च किया तो फिर आपको उसके ऊपर 1 लीटर तेल मिलेगा 18 रुपए का, यानी मौजूदा कीमत से 3 गुना और नई कीमत से 2 गुना। ये क्यों कर रहा था ईरान? न्यूक्लियर प्रोग्राम के चलते ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगे। इससे आम आबादी परेशान थी। ऐसे में पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई तो लोग सड़कों पर उतर आए। सरकार को लग रहा था कि अपना खर्चा मिल जाए, लोगों को लग रहा था कि हमारा जीवन मुश्किल हो रहा है। और लोगों को जब ये लगा तो राजधानी तेहरान समेत लगभग 1.5 दर्जन शहरों में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। प्रोटेस्ट शुरू हुए थे पेट्रोल के बढ़ते दामों के खिलाफ, लेकिन 72 घंटों के भीतर महंगाई के विरोध में शुरू हुआ ये आंदोलन सरकार के विरोध प्रदर्शन में तब्दील हो गया। लोग सरकार को निकम्मा बताने लगे, इस्तीफा मांगने लगे। सरकार ने क्या किया? ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये ऑटोक्रेसी है। सरकार ने कहा कि ये दुश्मनों की साजिश है। प्रदर्शनकारियों को गोली मारने का आदेश जारी हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस निहत्थे प्रदर्शनकारियों को घेर कर अंधाधुंध गोली चलाने लगी।
सरकार पहले भी ईरान की जोर जबरदस्ती के सहारे जनता के विरोध को कुचलती थी, लेकिन इस बार दमन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 15 नवंबर से 18 नवंबर के बीच करीब 1000 प्रदर्शनकारी मार डाले गए, 2000 से ज़्यादा गंभीर रूप से जख्मी हुए और 10,000 गिरफ्तार कर लिए गए। इन्हीं गिरफ्तार लोगों में वो 3 लड़के भी थे, सईद, अमीर और मोहम्मद। ये 3 युवा, इन्होंने क्या किया और इनके ऊपर मुकदमा कैसे चला, इनको ट्रायल कैसा मिला? इन पर न ठीक से मुकदमा चला, न वकील मिला, न फेयर ट्रायल मिला। पुलिस ने किस तरह से इन तीनों का कबूलनामा लिया, ये समझ लीजिए आप। और कैसे समझाएंगे हम? हमारे पास एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, उसका एक हिस्सा सुनाता हूँ आपको। ये लिखती है, ईरानी पुलिस ने हिरासत में रखकर इन्हें खूब पीटा, बिजली की नंगी तारों से इन्हें झटका दिया, सर के बल उल्टा लटकाकर इनसे इनका कथित जुर्म कबूल करवाया। प्रोसिक्यूशन ने इसी कबूलनामे को सबूत बनाकर अदालत में पेश किया। कोर्ट ने इन सबूतों को मंजूर किया और इन्हीं कथित सबूतों के आधार पर 24 जनवरी 2020 को कोर्ट ने सुनाया फैसला। कहा, अल्लाह से अदावत के दोषी पाए गए इन तीनों युवाओं को मौत की सजा दी जाती है। इसके बाद क्या हुआ? तीनों प्रदर्शनकारियों ने ऊपरी अदालत में अपील की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि पुलिस ने आतंक के सहारे उनसे झूठा कबूलनामा लिया, लेकिन कोर्ट ने यह अपील खारिज कर दी। 24 जून को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा, इनकी मौत की सजा बरकरार रहेगी। कोर्ट के इस फैसले के बाद ही ईरान की जनता, खास तौर पर इसके नौजवान, सोशल मीडिया पर सुगबुगाने लगे। जुलाई की शुरुआत में आकर इस सुगबुगाहट ने जोर पकड़ा। कैसे? 3 जुलाई की बात है। ईरान के 3 वकीलों ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली। इन वकीलों के नाम हैं मुस्तफ़ा, बाबक और हुसैन। ये वही 3 वकील हैं जो उन 3 युवाओं का केस लड़ रहे हैं। अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में वकीलों ने लिखा कि अदालती फैसला तो दूर, उन्हें आज तक इस केस की चार्जशीट तक देखने को नहीं मिली और ना ही अपने क्लाइंट्स की तरफ से डिफेंस पेश करने का मौका मिला। इस पोस्ट के सामने आते ही ईरान में बहस शुरू हो गई। लोग कहने लगे कि अदालती प्रक्रिया के नाम पर तमाशा हो रहा है। लोगों को उम्मीद थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट में उन्हें न्याय मिले। यहाँ पुनर्विचार अपील दायर हुई, लेकिन 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने भी ये अपील खारिज कर दी। और कोर्ट के इस फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ईरान के लोग भड़क उठे। इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उन 3 युवाओं के सपोर्ट में नारे लिखे जाने लगे, बातें होने लगी। एक दिलचस्प फैक्ट आपको बताता हूँ, थोड़ा सा विषयांतर है पर संदर्भ मिल जाएगा आपको। ईरान में ये सारी सोशल मीडिया, टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर बैन है। आधिकारिक तौर पर सिर्फ 2 लोग ट्विटर यूज करते हैं, एक राष्ट्रपति हसन रूहानी और दूसरे विदेश मंत्री जवाद जरीफ। इसके अलावा एक अनवेरिफाइड ट्विटर हैंडल भी है जो सुप्रीम लीडर खामनेई के नाम से जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब कि दुनिया की टॉप 500 वेबसाइट्स में आधे से ज़्यादा ईरान में बैन है। और बैन क्यों किया गया? इसलिए ताकि लोगों की आवाज़ दुनिया तक न पहुंचे, जमहूरियत का चस्का न लग जाए लोगों को। लोकतंत्र बुरी शय है, सरकारों को आलोचना सुननी पड़ती है और सरकारों के लिए ये मुश्किल होता है। ईरान में बैन लगा, इसके बावजूद आम लोग ट्विटर तक पहुंच गए। हमने आपको शुरुआत में बताया 40 लाख ट्वीट कैसे पहुंच गए। एक इंटरनेट की करामात के जरिए, जिसको कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स यानी वीपीएन की मदद से ईरानी जनता, खासतौर पर नौजवान, किसी दूसरे देश के सिक्योर कनेक्शन के जरिए ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू रखते हैं। इन तीनों युवाओं के पक्ष में सपोर्ट जुटाने के लिए भी ईरान के नौजवानों ने यही किया। 15 जुलाई की दोपहर को ट्विटर पर एक हैशटैग चला, डू नॉट एग्जीक्यूट, मतलब फांसी पर मत चढ़ाओ। कुछ ही घंटों में ये ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड बन गया। 15 जुलाई की आधी रात इस डू नॉट एग्जीक्यूट हैशटैग से 40 लाख के ऊपर ट्वीट हुए और इस मसले ने जैसे ईरान में एक राष्ट्रीय एकता पैदा कर दी। आम और खास इस मसले पर सब साथ आ गए। यहाँ तक कि कई कट्टरपंथी इमाम भी इन तीनों युवाओं को सपोर्ट करने लगे। लोग लिखने लगे कि आज चुप रहेंगे तो कल हमारी बारी आएगी। उन्हें जैसे अचानक ये इल्म हुआ कि अगर सरकार का विरोध करना सज़ा है तो फिर कोई इस सज़ा से नहीं बच सकेगा। ये मुकदमा जैसे जनता के लिए अस्तित्व का सवाल बन गया हो। और कैंपेन का असर क्या हुआ? असर ये कि ईरान की सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तीनों युवाओं की सज़ा रोक दी है। 19 जुलाई को तीनों युवाओं के वकीलों का बयान आया। इसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट दोबारा ट्रायल करवाने की अर्जी देखने को राज़ी हो गया है। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने 14 जुलाई को ये अर्जी नामंजूर कर दी थी। एक हफ्ते के भीतर कोर्ट के रुख में आया बदलाव सोशल मीडिया कैंपेन और जनता की जागरूकता का नतीजा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ईरान में सरकार विरोधी लहर केवल इस केस तक महदूद है
जवाब है नहीं। पिछले 11 बरस में यहाँ कई बार सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए हैं। कुछ बड़े प्रदर्शन आपको बताता हूँ। 2009 में तत्कालीन राष्ट्रपति अहमदीनेजाद पर धांधली से चुनाव जीतने का आरोप लगा और मास प्रोटेस्ट हुआ। 2017-18 में महंगाई के खिलाफ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हुआ। नवंबर 2019 में पेट्रोल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन हुआ और जनवरी 2020 में यूक्रेनियम एयरलाइंस की फ्लाइट 752 को गिराने के बाद प्रदर्शन शुरू हुआ। इसमें सरकार ने शुरू में इनकार किया था, बाद में माना कि रडार सिस्टम की गलती के चलते ये हमसे हुआ। अब आते हैं आज के मुद्दे पर। क्या इन 3 युवाओं की सजा टलने से ईरान में सुलग रही सरकार विरोधी लहर खत्म हो जाएगी? जानकार कहते हैं लहर उग्र हो सकती है। इसका संबंध राजनीतिक दमन के अलावा बदतर होती अर्थव्यवस्था से भी है। लोग नाराज हैं कि इतनी बदहाली में भी उनकी सरकार गाजा, यमन, लेबनान, सीरिया और इराक में युद्ध प्रायोजित करती है। न गाजा न लेबनान, हमें चाहिए बेहतर ईरान जैसे नारे यहाँ कई प्रदर्शनों का हिस्सा बनते जा रहे हैं। सरकार इन मांगों की अब तक अनदेखी करती आई है। ऐसे में ये मुमकिन है कि आने वाले दिनों में जनता का गुस्सा और उबले और जनता की यही बगावत ईरानी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती बनेगी और शायद लोकतंत्र के लिए उम्मीद भी। ये था दुनियादारी में आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी संयुक्त अरब अमीरात से है। इसने 20 जुलाई को मंगल ग्रह के लिए अपने पहले अंतरिक्ष मिशन को रवाना किया। ये कैंपेन जापान के तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। यूएई ने इस मिशन का नाम रखा है अल अमल, अंग्रेजी में इसका अर्थ होप, उम्मीद। ये पहली बार है जब अरब के किसी मुल्क ने किसी दूसरे ग्रह पर मिशन भेजा हो। अमेरिका, चीन और ताइवान भी इस साल मंगल पर अपना अभियान भेजने वाले हैं। दूसरी सुर्खी चीन से है। यहाँ अल्पसंख्यक उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार से जुड़ा एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में सैकड़ों उइगर जबरन एक ट्रेन में भरे जा रहे हैं। इनकी आंखों पर पट्टी, हाथ में बेड़ियां। ड्रोन से यह फुटेज लिया गया अगस्त 2019 का बताया जा रहा है। न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना के दौर में उइगरों पर ज्यादतियां जारी हैं। मास्क जैसे सामानों की सप्लाई के लिए चीन उन्हें बंधुआ मजदूरों की तरह खटा रहा है। तीसरी सुर्खी सऊदी अरब से है। यहाँ किंग सलमान बीमार हैं। उन्हें राजधानी रियाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में परेशानी है। किंग सलमान की बीमारी के कारण इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल कदीमी का सऊदी अरब का दौरा टल गया है। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी सेक्शन की तरफ जिसका नाम है तारीख। आज तारीख है 20 जुलाई और ये तारीख सालगिरह है उस दिन की जब चांद पर जाने की हमारी ख्वाहिश पूरी हुई थी। 51 बरस पहले यानी 1969 में आज ही के दिन अमेरिकी एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद की सतह पर उतरे थे। चांद पर पहुंचने की ये कामयाबी कोल्ड वॉर का नतीजा थी। करीब 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर की हमारी विशाल धरती सोवियत संघ और अमेरिका की आपसी लड़ाई के लिए कम पड़ गए थे। दोनों अंतरिक्ष में भी एक दूसरे को पछाड़ने में जुटे थे। एक होड़ थी। सोवियत संघ इस रेस में आगे था। उसने अंतरिक्ष में सबसे पहले इंसान भेजा। हमने जीके की क्लास में याद किया है, यूरी गगरिन। इससे अमेरिका की सरकार दबाव में आ गई और इसी दबाव में मई 1961 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने बयान दे दिया संसद में खड़े होकर कि 10 साल के भीतर हम चांद पर पहुंच जाएंगे। और कैनेडी के इसी वायदे का नतीजा था अपोलो मिशन। 8 साल की मेहनत के बाद प्रोजेक्ट को कामयाबी मिली। 1969 में 16 जुलाई 1969 को नासा का मिशन अपोलो 11 चांद के लिए रवाना हुआ और 4 रोज बाद यानी 20 जुलाई को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद की सतह पर पांव रखा। ये चांद पर पैर रखने वाला पहला इंसानी शख्स था, इंसानी कदम था। आपको ध्यान है एक फिल्म, कमाल की फिल्म 3 इडियट्स, इसमें वायरस अपने स्टूडेंट से सवाल करता है, पूछता है बताओ चांद पर पैर रखने वाला दूसरा आदमी कौन था। वायरस ने यानी प्रोफेसर ने, डीन ने यह सवाल उलझाने में पूछा था। लेकिन चांद पर उतरने वाले दूसरे आदमी का नाम भी इतिहास का हिस्सा है। ये दूसरा नाम है बज एल्ड्रिन। क्या यही 2 लोग चांद की सतह पर पहुंचे? नहीं, ये कारनामा कुल 12 लोगों ने अब तक किया है। एस्ट्रोनॉट्स की आखिरी खेप 1972 के अपोलो 17 मिशन में चांद पर उतरी थी। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। शुक्रिया।